हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं और ये जीएस वाले पार्ट का हम लोग लगभग डेली 30 से 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आते होंगे। अगर पसंद आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है वीडियोस, और जिससे कि मैं और इसे कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है लगभग से 6 से 7 मीटर के आसपास होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, पूर्ण पाचक रस की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है अग्न्याशयी रस को। ठीक है। किसे? अग्न्याशयी रस को। तो फ्रेंड्स, आपको अगर जो चीज़ें इसमें पता होंगी वो तो ठीक है, अगर आपको जिसे नहीं पता है जो चीज़ें उसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट्स जो हमारे होते हैं वो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नोट ज़रूर बनाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किडनी में पत्थरी को बनने से रोकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ हल्का थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, किडनी में पत्थरी को बनने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जो है किडनी में पत्थरी को बनने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, जो पत्थरी होती है वो आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जो पत्थरी होती है वो किसका बना होता है। तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आयोडीन की जो कमी होती है इससे एक तो घींघा नामक रोग होता है और मंदबुद्धि तथा बौनापन रोग भी हो जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साइड। अगला क्वेश्चन है, मेरसमस नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, मेरसमस नामक रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और जो कि बच्चों में हो जाता है। ठीक है। प्रोटीन की कमी से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में, क्योंकि आपके सिलेबस में अनुसंधान संस्थान भी दिया गया है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था, और कराची कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ रहा है, और उस टाइम तो पाकिस्तान हमारे इंडिया का ही पार्ट था। तो जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो फ्रेंड्स, जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ये 1928 में की गई थी। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को शकों का विजेता कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शक जो है कैपिटल, अरे बड़ा सा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप इसको। हालांकि टाइपिंग एरर हो जाता है क्योंकि वॉइस टाइपिंग करते हैं ना, तो उससे हो जाता है एरर। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब इसका जो राइट आंसर है, किस गुप्त शासक को शकों का विजेता कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों पर विजय प्राप्त की थी, तो इसीलिए इसको शकों का विजेता भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो सिलेबस में हिस्ट्री में दिया गया है इसमें गुप्त साम्राज्य में, तो उसमें केवल आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में केवल पढ़ना है, बाकी और किसी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, जो समुद्रगुप्त है इनके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। को क्या नाम था? हरिसेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन तथा पड़ोसी राज्यों का वर्णन
था। ठीक है, हमें बताना है किस शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा जो है अशोक के जो पड़ोसी राज्य थे उनका वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का तथा अशोक के पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि अशोक भी आपके मौर्य साम्राज्य में अगर हम देखें तो केवल हमें अशोक को पढ़ना है, सिलेबस में यही मेंशन केवल अशोक के मेंशन किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें गुप्त काल में तो समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, और मौर्य काल में केवल हमें सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। और उसके आगे आएंगे तो हमें ना तो मौर्योत्तर काल पढ़ना है और कोई भी इसमें से संबंधित नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे तो हर्ष का शासनकाल हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम सिलेबस वाइज ही लेके चलेंगे, अदर क्वेश्चन एक भी नहीं रखेंगे क्योंकि अदर से हमें मतलब नहीं, हमें केवल पेट में अच्छा स्कोर करना है, हमें इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक कालीन प्रांत फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तरापथ होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया शायद इस पर, तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स उत्तरापथ होना चाहिए, उत्तरापथ। ठीक है, तो उत्तरापथ होना चाहिए। तो अशोक कालीन प्रांत उत्तरापथ की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा उत्तरी सीमा कहाँ पे पड़ता है? तो फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर का ज़िला है मांडा, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी ज़िला है। तो जैसे फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता है और इसका अगर हम उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी बिंदु देखें तो ये सबसे उत्तरी पथ जो है पड़ता है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर सबसे लास्ट वाले बिंदु की बात करें तो ये दाइमाबाद पड़ता है, जो कि हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में ही पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कर्नाटक या महाराष्ट्र में ऐसे पड़ता है, तो आई थिंक महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और जो पूर्वी बिंदु है ये पड़ता है यूपी में और आलमगीरपुर जैसे बोलते हैं। और जो दक्षिणी सबसे पश्चिमी बिंदु है ये पड़ता है पाकिस्तान में, और शायद बलूचिस्तान बोलते हैं इसको। और मुझे एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है तो इसको मैं अच्छे से रिकॉल करके बताऊंगी आगे किसी वीडियो में। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये मांडा है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता मेंशन किया गया, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। और सारे स्थल को जो अभी हाल ही में एक धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग को अच्छे से याद करना है इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? यानी कि जो हड़प्पा की खोज करी थी वो किसने की थी? तो फ्रेंड्स हड़प्पा की खोज जो की थी दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब कब की थी? 1921 में। ठीक है, 1921 में। ठीक, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रेंड हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कैसे याद रखा है, क्योंकि मैं ये जो हड़प्पा सभ्यता है मैं इसको हड़प्पा न पढ़ के हरप्पा बोलती हूँ। तो हरप्पा अगर आप लिखेंगे हरप्पा, ठीक है, देखिए इसमें रा आ रहा है। ठीक है, और रा का ये मतलब हो जाएगा कि ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो क्योंकि पहले मैं जब पढ़ती थी इसको तो मुझे बहुत डाउट होता था, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो फिर बाद में मैंने ये ट्रिक निकाली, तो आप लोग भी अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन विभाग दीवान कोही संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो सल्तनत काल में दीवान कोई नामक विभाग बनाया गया था ये संबंधित है कृषि विभाग से। ठीक है, कृषि विभाग से जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान कोही। ठीक है, और जो कि कृषि विभाग से संबंधित। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत आप अच्छे से मतलब याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं। और जो ऐसे विभाग होते हैं जैसे अगर मुग़ल काल का भी ले लें या दिल्ली सल्तनत का ले लें तो ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, और आपके सिलेबस में मेंशन भी है मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत। तो अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं?
तो फ्रेंड्स किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। और अगर हम मैक्सिमम सीटें बात करें किस राज्य में है, तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, और 403 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, विधानसभा सीटें। इससे ज़्यादा किसी भी स्टेट में नहीं है, क्योंकि यूपी जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, ठीक है। सिर्फ विधानसभा की ही नहीं, अगर हम बात करें विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें यहाँ पे 100 हैं, और अगर राज्यसभा सीटें बात करें और लोकसभा की सीटों की बात करें, तो लोकसभा में जहाँ 80 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में इसमें 31 सीटें यूपी से हैं, जो कि सर्वाधिक हैं, ठीक है। अगर विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा चारों में यूपी का नंबर 1 है सीटों के मामले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स जो पाकिस्तान है उसके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ये भी सामान्य जागरूकता वाले प्रश्न दिए गए हैं, तो जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी याद रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में खेल खिलाड़ी भी मेंशन है, तो विभिन्न देशों के खेल खिलाड़ी आप सिलेबस अच्छे से देखिएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य जागरूकता वाले में, तो जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल, ठीक है, ये है वॉलीबॉल। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस रखा है, एक भी क्वेश्चन इधर जो मुझे लगा कि नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैंने उसको इसमें रखा नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? और फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन ये पिछली बार पेट के एग्जाम में 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था, और जो कि बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, यहाँ तक कि मैंने भी इसको गलत कर दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे एग्जैक्टली मतलब 4 लोकेशन मतलब 4 राज्य याद आ रहे थे, लेकिन जबकि 5 राज्य हैं, उसमें एक उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है। तो इसमें जो है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, और सर्वाधिक सीमा बिहार के साथ साझा करता है नेपाल, ठीक है। अगर आप मैप में देखो तो वैसे तो लगता है यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, लेकिन नहीं, ये बिहार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो जो कि 1951 से लेके 1956 तक चली थी, और ये जो पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके योजनाएं भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से तैयार करिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट था और क्या मतलब लक्ष्य रखा गया था और क्या अचीव हुआ है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में पंचवर्षीय योजनाएं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था? तो फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो उन्होंने रोलिंग प्लान को लाया था, ठीक है। तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, ठीक है। इसको बोलिए इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का प्लान मतलब हो सकता आ जाए, मे बी ये क्वेश्चन लेखपाल के पेपर में पूछा भी गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1956 में, ठीक है। 1956 में LIC एक्ट भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम आया था, और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसकी हम मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड जो 6 बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। और वहीं अगर हम बात करें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जो कि पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था इतने सारे बैंकों का, वो था 1969 में, ठीक है। 1969 में 14 बड़े बैंकों का किया गया था, जबकि अगर हम बात करें 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, ठीक है। और वहीं अगर हम आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो अप्रैल में, मुझे डेट नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे सन याद है कि हाँ 1949 में हुआ था। और SBI का जो अगर राष्ट्रीयकरण बात करें SBI का, तो 1955 में यह हुआ था,
ठीक है। तो 1955, और आपसे डेट कोई नहीं पूछने जा रहा, आपको केवल सन याद रखना है कि हाँ इस सन में हुआ था। यानी कि एसबीआई का ये बहुत पूछा जाता है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955 आपको टिक करना है वहाँ पे। और अगर आरबीआई का पूछता है तो आरबीआई का 1949 आपको टिक करना है। ठीक है। अगर वही बात करें आरबीआई अधिनियम कब का है, तो आरबीआई अधिनियम 1924 का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आरबीआई अधिनियम से ही संबंधित है कि आरबीआई अधिनियम कब का है, तो 1934 का है। और जो है आरबीआई किस समिति की सिफारिश से, अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि आरबीआई किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, तो यंग हिल्टन समिति। ठीक है, यंग हिल्टन समिति, इसको आपको मार्क करना है। समिति इसकी यंग हिल्टन समिति थी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था। तो फ्रेंड्स हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना मतलब बनाई जाती है, ये रूस के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि रूस में भी ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी और हमारे देश में वहीं से थोड़ा इसको कॉपी किया गया है। और हमारे देश में अगर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो रूस से मतलब लिया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स सीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो पिछली बार पेट के पेपर में पूछा गया था फेरा और फेमा, इसमें से एक पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इकोनॉमिक्स का मतलब है सारे, ये फेरा भी इकोनॉमिक्स का है और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ये इकोनॉमिक्स संबंधित है। तो आपकी सिलेबस में 5 नंबर के इकोनॉमिक्स भी आने हैं। तो ये सारी क्वेश्चन क्योंकि पेट उतना हाई लेवल पेपर होगा नहीं, तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें क्योंकि पिछले पेपर के हिसाब से हम अगर आइडिया लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं इसमें, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। एक फ्रेंड होता है सीपीआई जिसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है एक और होता है, मुझे इस टाइम थोड़ा दिमाग से निकल गया, हाँ डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये होता है होल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के कितने नियम दिए हैं। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं। तो फ्रेंड्स न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। एक जड़त्व का नियम है जिसे न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं। दूसरा नियम है दूसरा नियम है बल का नियम, जो है बल का नियम है। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन के 3 नियम हैं और आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि मतलब प्रारंभिक भौतिकी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछेगा, तो फिर आप ये क्वेश्चन सब आने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रारंभिक बेसिक चीज़ों में आती हैं। अगला क्वेश्चन है टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स जो टिटिकाका झील है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगर हम एक देश की बात करें किस देश में स्थित है दक्षिण अमेरिका के, तो ये स्थित है पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी देश माली की राजधानी है। तो फ्रेंड्स जो अफ्रीकी देश है माली, उसकी राजधानी है बोमाको। ठीक है, मतलब राजधानी है बोमाको। जैसे कि फ्रेंड्स आपके सिलेबस में देश राजधानी मुद्राएं भी मेंशन है, तो इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस सेट में डाल दी हूँ, क्योंकि ज़रूरी है आपका प्रैक्टिस होना। और इतने सारे देश हैं तो एक दिन में तो याद होगा नहीं, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर मे भी याद हो जाएगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो लगे कि नहीं एक दो बार और देख लेना चाहिए, तो आप इसे 1-2 बार डबल स्पीड करके देख सकते हो, क्योंकि वो रिवीजन का काम करेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर हम न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की जो है न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, जैसा कि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस वाले क्वेश्चन को रखा था। तो और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में पड़ता है। तो फ्रेंड्स कामाख्या माता मंदिर जो है पड़ता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। और अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो
फ्रेंड्स जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है, किसने? नरसिंह देव प्रथम ने, और जो कि गंग वंश के शासक थे। तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में ये मेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ही मंदिर और स्थापत्य कला के बारे में पूछा जाता है। तो आपकी आर्ट एंड कल्चर में ये पूछा जाएगा, जो कि सामान्य जागरूकता वाले जो मतलब उसमें जो पार्ट है 10 नंबर का सामान्य जागरूकता का प्रश्न आएगा, तो उसमें आपके ये टॉपिक मेंशन किया गया है आर्ट एंड कल्चर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो नरसिंह देव प्रथम गंगवंश के। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकाशी। क्या है? बुजकाशी। तो जैसे कि मैंने बताया खेल आपका सिलेबस में दिया गया है, तो बुजकाशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है मांडो पहाड़ियाँ फ्रेंड्स ये मांडो नहीं है, मांडवी है। तो फ्रेंड्स जो मांडो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं गुजरात में। तो ये क्वेश्चन है कि मांडो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर दीजिएगा स्किप, और इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराती हूँ। और अगला क्वेश्चन है विजय घाट में किसकी समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स विजय घाट में जो समाधि स्थल है ये है लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बहादुर होगा वही तो विजय प्राप्त करेगा। तो मतलब अगर विजय जहाँ विजय आ जाएगा वहाँ बहादुरी, जो बहादुर होगा वही विजय प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये मतलब डायरेक्ट मतलब लिंक कर सकते हैं कि विजय से बहादुर। ठीक है, तो विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री की। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विंसन। क्या नाम है? माउंट विंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स कुचिपुड़ी असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का। ठीक है, कहाँ का? असम का। तो फ्रेंड्स अगर टोटल पूछ लेता है क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में कि कितने भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो टोटल 8 हैं। ठीक है, 8 है। अगर वही ये पूछ लेता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वो है 6। ठीक है, कितना है? भाषा की बात करें जहाँ हम, वो है 6, और जहाँ अगर हम बात करें नृत्य की तो वो है 8। ठीक है, 8 है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और फ्रेंड्स शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये सारी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए मैं कह रही हूँ। और आगे क्वेश्चन है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन में शायद यहाँ पे ये असम लिख दिया है, लेकिन ये सही आंसर नहीं, आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये मुझे ध्यान नहीं रहा होगा और मैंने आंध्र प्रदेश लिख दिया, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान से उतर गया होगा। और आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप इसे आंध्र प्रदेश लिखिएगा, ना कि असम। असम का जो होता है वो सत्रिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो NaHCO3। NaHCO3 जो है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। फ्रेंड्स एक खाने का सोडा जो है NaHCO3 और एक सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों सॉरी फ्रेंड्स खाने का सोडा और एक जो होता है धावन सोडा, और
हाँ, ये दोनों काफ़ी पूछा जाता है, इसके सूत्र काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिर रखते हैं यहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी के साथ शेयर भी करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मुझे और आगे जाना है। तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे जा सकती हूँ और मैं ऐसे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का रखते हैं वीडियो यहीं पे। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया मेरा, और मैं चाह रही थी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि बच्चों को इस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो ज़्यादा मतलब लेंदी ना पड़े। लेकिन चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।